1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सभी ने अपने अपने घरों पर झंडे लगाए थे, नारेबाजी की थी कि आज से हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो इससे जो असेंबलियों में भाग लिया था, तो इससे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कार्य प्रणाली को जाना। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की, विभिन्न देशों के संविधान को देखा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका सबसे पहले लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया था। इसके बाद फ्रांस, इसके बाद ब्रिटेन और भी देश लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुके थे। तो भारत ने अमेरिका के संविधान से अधिकार लिए हैं। जो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से उन्होंने नीति निर्देशक तत्व लिए। फ्रांस से उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता सीख ली है। रूस से उन्होंने आपने मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा यानी समाजवादी विचारधारा पढ़ी थी, उस समाजवादी विचारधारा की सीख उन्होंने रूस से प्राप्त की थी। इस तरह बुनियादी शुरुआत तो आपकी 1935 के बाद से शुरू हो गई थी। इसके बाद आपका संविधान सभा का गठन होना था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें अंग्रेजों ने कहा था कि यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके देश को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया, अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और भारतीयों को स्वतंत्र नहीं किया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1934 से 1939 के बीच, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही हाल रहा कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से वादा किया कि आप हमारा यदि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे देते हैं तो हम आपका देश स्वतंत्र करके चले जाएंगे और आपको संविधान लिखने की पूर्ण अनुमति दे देंगे। तो भारत वाले भी एकजुट हो गए और उन्होंने संविधान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चाहते थे कि हमारे देश का संविधान अन्य सभी देशों के संविधान से बहुत अच्छा बने, आदर्श बने। उसी बात को लेकर के संविधान के लिए बुनियादी बातों को जोड़ते गए, दस्तावेज तैयार करते गए। फिर इसके बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें 385 प्रांतीय असेंबलियों के लोग चुन कर के आए। लेकिन इसी समय जो मुस्लिम लीग से अम्बेडकर जी आए हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य इस असेंबली में शामिल नहीं हुआ था। दिसंबर 1946 में जो असेंबली, पहली असेंबली संविधान सभा की रखी गई थी, उसमें मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि वो सभी लोग अपने अलग प्रांत की मांग कर रहे थे। और उनकी तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से सिर्फ BR अम्बेडकर जी इस संविधान सभा में शामिल हुए थे और अन्य सदस्यों की शामिल न होने के कारण बहसें चलती रहीं। लास्ट में भीमराव अम्बेडकर जी ने समझाया, अन्य सदस्यों ने भी कहा यदि हमें देश का संविधान बनाना है तो हमें आगे बढ़ना होगा और देश का अंततः बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है और भारत अलग हो जाता है। जो हमारे 395 सदस्य थे वो कुछ पाकिस्तान में चले जाते हैं और कुछ भारत में रह जाते हैं। भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 299। आपने पढ़ा होगा 9th की क्लास में भी संविधान निर्माण है, तो 299 सदस्य संख्या रह जाती है। इसमें आपके जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा 15 महिलाएं भी इस संविधान सभा में शामिल होती हैं। आपके सच्चिदानंद सिन्हा, केसी मुंशी, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, दुर्गा देवी, मरकाना, यानी ऐसे करके 299 सदस्य थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे, उनके साथ भी 7 सदस्यीय दल गठित किया गया था। कुल इस तरह से 144 बैठकें होती हैं, बहसें चलती हैं। बहुत मंथन के बाद जो संविधान लिखा जाता है उसको लिखने में आपके 2 साल 11 महीने 18 दिन का कुल समय संविधान लिखने में लगता है और अंततः हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन
उसको लागू करने के लिए हम 2 महीने का इंतजार करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि 1929 में एक लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उस दिन को हम भूलें ना, क्योंकि 1930 से भारतीय हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। उस दिन को याद रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, भारत के लोगों ने कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करेंगे और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है और हम पूर्ण रूप से संप्रभुत्व हासिल कर लेते हैं। क्योंकि इसके पहले किसका शासन चल रहा था? ब्रिटिश सरकार का। और जब हम आज़ाद भी हो गए थे उसके बाद भी ब्रिटिश क्राउन की अंतरिम सरकार भारत में बनी हुई थी। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो जाता है तो उस समय से हम पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली गणराज्य बन जाते हैं। अब हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता, न किसी का हस्तक्षेप रहता है। हम अपनी सरकार स्वयं अपने बलबूते पर चलाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जो अंग्रेज या जो दूसरे देश भारत की हंसी उड़ाया करते थे कि भारतवासी अनपढ़ लोग क्या संविधान लिख पाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा था कि भारत ने एक ऐसा विशाल और सशक्त संविधान तैयार किया कि जो अन्य देशों के लिए मिसाल बना हुआ है। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की विविधताओं को समेटते हुए भारत आज एक है और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को चलाने में सक्षम है। ये सब किस कारण हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास एक लिखित और पुख्ता संविधान है। किसी भी व्यक्ति ने आज तक संविधान पर उंगली नहीं उठा पाई है। संविधान जो लिखा गया था उसमें आंशिक संशोधन भले ही किए गए हों। जब संविधान लिखा गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन उसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई थी कि यदि परिस्थितिवश, वातावरणवश, समयानुसार यदि किसी भी संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो उसमें समयानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उसको हम संविधान संशोधन कहते हैं। तो वर्तमान समय में उसके अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है। 395 से बढ़कर हो गई 448। 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं जो भारत को दिन प्रतिदिन सशक्त बना रही हैं। आज जो संविधान की प्रस्तावना है वो उसका हम लोग वाचन करेंगे। और आपको पता होगा कि हम अपने छतरपुर जिले के राम सहाय तिवारी, नाम सुना होगा, क्रांतिकारी थे। इन्होंने भी संविधान निर्माण में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने भी उसकी बैठकों में भाग लिया और अपने वक्तव्य, अपने मतक उसमें शामिल किए हुए थे। और एक और बता दें कि जो जबलपुर के एक थे राम मनोहर सिन्हा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है उस प्रस्तावना के ऊपर जो चित्र उकेरे गए हैं उसमें से जो 20 चित्र हैं उसमें से 12 चित्र अपने जबलपुर के राम मनोहर सिन्हा द्वारा बनाए गए चित्र थे। और तीसरे तो अपने थे ही अम्बेडकर जी, जो मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान से आते हैं। अम्बेडकर जी के बारे में तो सभी ने पढ़ा है, उनको संविधान निर्माता कहा गया है। यदि वो नहीं होते तो शायद इतना अच्छा संविधान न लिख पाता, क्योंकि पहले तो जो चुनाव हुए थे बंगाल के असेंबली से वो चुने गए थे, लेकिन बंगाल उस समय चला गया था पाकिस्तान में, तो उनको तो सदस्यता तक मिल पाना कठिन थी। लेकिन जहां उनकी विद्वता को देखा गया, उनको 65 डिग्रियाँ, शायद 65 डिग्रियाँ उनके पास थी, मास्टर डिग्री, और इसके अलावा 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था। उस समय के सबसे ज़्यादा योग और पढ़े लिखे व्यक्तियों में से अम्बेडकर जी का नाम आता है। यदि वो ना होते शायद उस संविधान सभा की निर्माण की समिति में तो इतना अच्छा संविधान लिखने में हम शायद पीछे रह जाते। इसलिए मैं और विद्यालय परिवार शायद ही अम्बेडकर जी को नमन करता है, अभिवादन करता है कि उन्होंने भारतीय संविधान को गढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी।
अब हम चलते हैं संविधान की प्रस्तावना की तरफ। तो उसकी प्रस्तावना क्यों बेटा वाचन करेंगे। और नहीं ध्यान से सुनो, कुछ अच्छी बात बताइए यार। हाँ तो आप लोग हमारे साथ बोलेंगे। प्रस्तावना है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। पूरा सार इस प्रस्तावना से ही समझ में आ जाता है कि भारतीय संविधान में क्या क्या वर्णित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्रीय एकता और अखंडता निश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जब अंबेडकर जी ने संविधान को आत्मार्पित किया या राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मार्पित किया, तो अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि हम राजनीतिक रूप से तो सशक्त हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से तो हमें स्वतंत्रता और समानता मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें स्वतंत्रता और समानता मिलने में कई वर्ष लग जाएंगे। और हम देख भी रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से समान होने में अभी हमें समय लग रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं वो उसको पूरी तरह से उखाड़ पाना शायद समाज अभी पीछे चल रहा है। तो जो अंबेडकर जी ने बात कही थी, तो हम और आप कल के भविष्य हैं, तो हम और आपको ही जो असमानता चल रही है उस असमानता को मिटा करके देश को सशक्त और शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देना है। जय हिंद, जय भारत।